यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। हम जो बात कर रहे थे कि 1970s में ये होने लगा, लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन एंड देन काइंड ऑफ गेट अ रिकैप ऑफ कि 70s और 80s और 90s में हुआ क्या। तो 70s में एज वी नो 71 का वॉर हुआ। इट वाज अ डिजास्टर पाकिस्तान के लिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी। ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स ने मैसिव सरेंडर किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश अलग हो गया, बच गया वो पाकिस्तानियों से, ठीक है। उसके बाद 1974 में फॉर सम रीज़न भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। लेकिन फिर हमने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिठा दिया, शेल्व कर दिया। हमारे लीडरशिप ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। फिर जब भारत ने ये किया तो पाकिस्तानी लीडरशिप उस समय कौन थी? भुट्टो था, जुल्फिकार अली भुट्टो। उसने कहा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हमको घास खाना पड़े तो घास खाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करेंगे। और फिर इस क्वेस्ट में उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको हेल्प किया। उनका ये साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, AQ खान, डॉक्टर AQ खान। वो कहीं से ब्लूप्रिंट्स लेकर आ गया, सेंट्रीफ्यूजेस के, रिएक्टर्स के, व्हाटएवर। और फिर कहीं से फिसाइल मटेरियल मिला उनको, यूरेनियम टू whichever one it was, and they were able to acquire the components न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने के लिए। काहूता रिएक्टर बनाया उन्होंने। उसमें चाइनीज़ हेल्प भी था। उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी मिली। बहुत कुछ ये सब प्रोलिफरेशन हुआ और वेस्ट को ये सब मालूम था। वेस्ट मतलब US। अभी लेट 1970s या लेट 1970s में ज़िया-उल हक ने कू किया पाकिस्तान में। ज़िया-उल हक एक पाकिस्तानी जनरल था आर्मी का। उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को आउस्ट किया और उसको हैंग कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन। एग्जैक्टली क्या एक्सक्यूज था डजेंट मैटर, उसको हैंग कर दिया। और फिर उसने क्या किया कि वो US का बहुत बड़ा क्लाइंट बन गया। US ने उसको थोड़े पैसे ऑफर किए। उसने बोला व्हाट इज दिस इज पीनट्स, आई नीड द रियल मनी। एंड देन ही वाज एबल टू एक्वायर गुड बिग मनी फॉर पाकिस्तान फॉर हिमसेल्फ इन हिज आर्मी। एंड उसके बदले में उसने ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए टू ऑफसेट द USSR's एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान लिंचपिन बन गया इन द ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द USSR's ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। तो ये 10 वर्ष के आसपास अफगान वॉर चला, जिसमें इवेंचुअली USSR को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उनका बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। बट US ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया, आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी, वॉट एवर दे नीडेड, सब कुछ दिया। तो ये 1980s की बात है। और उस समय इतना सारा US इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया से बहुत अधिक अच्छा हो गया। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रीजनेबली हाफ डेवलप्ड कंट्री। रास्ते अच्छे थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, सब अच्छी अंग्रेजी बोलते थे वहाँ पे, स्कूल्स बड़े अच्छे थे वहाँ के। भारत की तो टूटी फूटी हालत थी उस समय, राइट। तो ये 1980s में पाकिस्तान इतना रीजनेबली डेवलप हो गया था। फिर क्या हुआ कि ज़िया-उल हक साहब ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा रेडिकलाइज कर दिया, और सब बच्चे उल्टी दिशा में जाने लगे। सो नो साइंस, नो प्रोग्रेस, गो बैक टू फंडामेंटलिज्म, टू फीड द मुजाहिदीन फैक्ट्रीज, टू फीड द तालिबान बाद में आता है, लेकिन टेररिज्म फैक्ट्रीज, जो बाद में इंडिया में डाइवर्ट हो गया। सो ज़िया-उल हक साहब 1980s में कभी तो मरे, लेट 1980s में। फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तालिबान खड़ा कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने। तो ज़िया-उल हक का देहांत कुछ लेट 1980s के आसपास हुआ। उनका प्लेन एक्सप्लोड हो गया। उनके प्लेन में एक मैंगोज का क्रेट था, वो क्रेट एक्सप्लोड हो गया फॉर सम रीज़न। आपको क्या लगता है? US। ओके। उस प्लेन में US एम्बेसडर भी था, सैक्रिफाइस। सो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ज़िया-उल हक। और फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP। But why did they want to get rid of Zia-ul Haq? Maybe he had outlived his utility. You don't want somebody to be too entrenched in power, especially when he is a client. कोई नया लाओ, अभी जैसे इमरान खान का हुआ वैसे ही। इंडिया में क्या हो रहा था Zia-ul Haq के टाइम पे? इंडिया में उस समय पहले इंदिरा जी थी, फिर उनका असैसिनेशन हो गया, फिर राजीव जी आए, फिर उनका भी असैसिनेशन हो गया। फिर ये कुछ वर्ष तक ये सब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए गए। देवेगौड़ा जी आए थे, IK गुजराल जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, सब 2-3 महीने आते रहे। और कुछ पूरा इंडिया डिसरे में आ गया। नो प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, नो प्रॉपर इंटरनल पॉलिसी। उस समय कश्मीर में फुल स्केल टेररिज्म शुरू हो गया 1989 ऑनवर्ड्स।
जो बेनज़ीर जी ने किया एज एन एजेंट ऑफ द यूएस। तो ये सब चल रहा था उस समय। फिर कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया बाय द अर्ली 90s। सो यूएस वाज द ग्लोबल सुपर पावर देन। पूरा ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था और ये फिर जो चाहते थे कर सकते थे। तो पाकिस्तान उस समय फुल्ली टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में चला जा रहा था, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो ऑनवर्ड्स। तालिबान का उन्होंने क्रिएशन किया विच वॉज यूज टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड कॉन्कर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को उन्होंने कॉन्कर किया वाया द तालिबान फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ताकि इन अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया दे कैन यूज द अफगान्स एज कैनन फॉडर। ये उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, इसके लिए तालिबान उन्होंने बनाया। और दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था तालिबान बनाने के लिए ताकि पश्तून नेशनलिज्म को सबड्यू करे एंड मेक इट अ रिलीजियस थिंग, नॉट अ पश्तून थिंग। इस पर एक पूरा पॉडकास्ट बनाया हमने। हाँ, हमने किया था। अफगान क्राइसिस हो रही थी, तो अगर लिसनर्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो जाके सुनिए इसके बाद, क्योंकि इस पॉडकास्ट की सिर्फ शुरुआत हुई है। कंटिन्यू। हाँ, तो ये 90s की बात है। तो तालिबान खड़ा हो गया और भारत में फुल टेररिज्म चल रहा था कश्मीर में, और फिर आगे भी अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए बहुत सारे सिटीज़ में। और भारत का इंटरनल सिक्योरिटी उस समय अच्छा नहीं था। द गवर्नमेंट वॉज डूइंग अ वेरी बैड जॉब अनफॉर्चुनेटली। तो ये 90s की बात है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो अटल जी आते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। उनका फर्स्ट टर्म तो कुछ दिनों का ही था, फिर वापस सेकंड टर्म में आए वो, और आते ही उन्होंने 5 टेस्ट्स कर दिए, न्यूक्लियर टेस्ट। और फिर पाकिस्तान ने अपनी भी पोल खोल दी, उन्होंने भी 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो उनके पास काफ़ी समय से थे न्यूक्लियर वेपन्स। और ये यूएस चाइना और चाइना ने जानबूझकर उनको ये अक्वायर करने दिया था। सो दे अलाउड द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टू पाकिस्तान। मतलब चाइना का भी एक राइज हो रहा था। चाइना धीरे धीरे उस समय राइज हो रहा था। यस, चाइना बहुत चुपचाप से राइज कर रहा था। डेंग शाओपिंग ने कहा था कि हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। चुपचाप काम करो लेकिन कुछ दिखाओ मत उस समय। तो चाइना का उस समय राइज हो रहा था, बट चाइना का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। तो उन्होंने उस समय से ही पाकिस्तान को असिस्ट किया था इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कुछ कंपोनेंट्स वेस्ट से आए थे, कुछ चाइना से आए। आई थिंक चाइना ने एक्चुअली पूरा एक उनको न्यूक्लियर वेपन का टैक्टिकल बॉम्ब का मॉडल, एक ब्लूप्रिंट दिया था, जिसको उन्होंने लॉपडोर तिब्बत में टेस्ट किया था। ना बेसिकली ये कह रहे हो कि एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, अलग अलग हिस्से लगते हैं। हाँ। कुछ हिस्से वेस्ट से आए, यूएसए से, कुछ हिस्से चाइना से आए। हाँ। पर क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से हिस्से लिए, डिड इट अपसेट यूएसए? आई थिंक यूएस वॉज ओके विद दैट। उस समय यूएस ये ड्रीम वर्ल्ड में था कि चाइना जैसे प्रॉस्परस होगा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ऑफकोर्स 1989 में तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, लेकिन फिर भी यूएस होप कर रहा था कि एज चाइना राइजेस इट विल बिकम डेमोक्रेटिक, एज द पीपल बिकम प्रॉस्परस। दैट नेवर हैपेंड। मतलब वो चाइना को एक कॉलोनी बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना चाहते थे। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्लान वही रहेगा, बट ये तो बड़ा मॉन्स्टर बन गया। ये बात थी। सो चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उस समय भारत अपना पहला मिसाइल प्रोग्राम, अपने इनिशियल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था। पृथ्वी 1 मिसाइल, जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, उसका रेंज कुछ 200 किलोमीटर ऐसा कुछ तो है। देयर वाज द बेबी स्टेप्स ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 90s में अटल जी आए और ये सब हुआ, और भारत ने फिर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम डेवलपमेंट आगे बढ़ाया। अग्नि मिसाइल सीरीज शुरू हो गया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड सो ऑन। पृथ्वी के भी अलग अलग इटरेशंस आए, और अटल जी के समय पर भारत की इकोनॉमी अच्छी होने लगी। फिर अटल जी हार गए, फिर 10 वर्ष दूसरा रेजिम आया, तब भारत की इकोनॉमी फिर से डूब गई। और पाकिस्तान में फिर क्या था, टर्मोइल था। कुछ वर्षों तक नवाज शरीफ थे एज प्राइम मिनिस्टर, फिर ये मुशर्रफ जी आ गए। आई थिंक वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट कारगिल वॉर। हाँ, कारगिल वॉर, यस ऑफ कोर्स, अटल जी के समय पे हुआ था कारगिल वॉर। तो उस समय दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स थे, और पाकिस्तान ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी, और हम पता नहीं हमारा मोस्ट लाइकली इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमें मालूम नहीं पड़ा अंटिल इट वाज डन ऑलरेडी। फिर भारत को एक काउंटर अटैक करना पड़ा और हमने उनको हरा दिया। बहुत ही इनक्रेडिबल फीट ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी एंड ब्रेवरी, नो डाउट अबाउट इट। लॉट ऑफ पर्सनल ब्रेवरी भी था उसमें। लेकिन भारत ने एक चीज़ की कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने उनको पनिश नहीं किया इस चीज़ के लिए, सिर्फ बाहर निकाला, दैट्स इट।
तो ये एक था, इट वॉज अ वेरी डेंजरस फ्लैश पॉइंट, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। डिलीवरी मैकेनिज्म थे कि नहीं इफेक्टिव हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूक्स तो थे। तो ये एक बड़ा लो पॉइंट आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन बहुत टेंशन्स रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ जी और अटल जी। फिर नवाज शरीफ को हटा दिया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ नया डिक्टेटर बन गया। वो आगरा आया था आगरा समिट के लिए, और कुछ उसका हल नहीं निकला, मोस्ट लाइकली नथिंग सिग्निफिकेंट केम आउट ऑफ दैट। फिर मुशर्रफ का राज रहा अंटिल 2007-8 और ऐसा कुछ। फिर बेनज़ीर जी वापस आई, उनका वहाँ पर असासिनेशन हो गया। और फिर एज वी नो ये सब चला, और भारत में 2008 में मुंबई अटैक्स हुए और बहुत सारे अलग अलग बॉम्बिंग्स हुए, एंड वी वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। आवर गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी बैड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री। और पाकिस्तान एसेंशियली एक टेररिस्ट नेशन बन गया था बाय दैट टाइम। उनका पूरा एक्सपोर्ट मेजर एक्सपोर्ट टेररिज्म ही था, राइट। उस समय इराक का वॉर हो गया था, और अफगानिस्तान में यूएस इन्वेजन हो गया था, विच इज़ वाई पाकिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस उस समय इन दी 2000s, इवन द 2010s। जब तक यूएस का प्रॉपर प्रेजेंस था अफगानिस्तान में, दे नीडेड पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट राउट एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान से वो ड्रोन अटैक्स भी करते थे सिविलियंस के, आई मीन टेररिस्ट के ऊपर एंड सो ऑन। और ये अटैक्स पाकिस्तान में भी होते थे फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। बड़ा कम्प्लेक्स और कन्वोल्यूटेड सिचुएशन था ये। तो ये चल रहा था। फिर इफ़ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, मोदी जी आते हैं। उस समय नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने फिर से थोड़ा पीस ओवरचर्स किए मोदी जी ने। वो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग में भी गए थे। तो मोदी जी ने बहुत प्रयास किए कि हम फिर से पीसफुल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ फिर से इलेक्शन हार गए। क्या एग्जैक्टली हुआ था? हाँ, वो जेल गए थे कुछ समय के लिए। पूरा ये रिगमरोल होता रहता है। इट्स अ प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस। कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म खत्म नहीं करता है, कुछ न कुछ हो जाता है। तो मोदी जी ने प्रयास किए पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने की। फिर यूएस और अफगानिस्तान का डीकपलिंग होने लगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए एज वी नो, क्योंकि पाकिस्तान ने उरी में अटैक किया था हमारे ऊपर। तो मोदी जी ने देखा कि हम ये कर सकते हैं, और फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद वो एयरफोर्स वाला हुआ। अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया, लेकिन उसका भी प्लेन शूट डाउन हुआ। उसको पाकिस्तान ने पकड़ा, कब्जा किया उसके ऊपर। लेकिन फिर भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप अगर 24 घंटे में वापस नहीं भेजते तो हम हमको साफ कर देंगे। सो दे वर फोर्स्ड टू सेंड बैक अभिनंदन टू इंडिया अनहार्म्ड। सो अभी इंडियन गवर्नमेंट का रवैया बहुत सिंपल है, वेरी क्लियर है। पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है, हम उसी भाषा में बात करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड फोर्स, दिस इज व्हाट वी कैन डू।